Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Duos News Analysis. Today is 20 August 2023, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. So, before starting the video, for PDF join Telegram channel एडवर्स न्यूज़ एनालिसिस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज पीएम सीक्स अ सिक्योर डिजिटल इकोनॉमी. अब यहाँ पर आप सभी को पता है कि 2015 में इंडिया ने डिजिटल इंडिया कैंपेन को लॉन्च किया था, जिसमें हमारा मेन मोटिव क्या था कि हमें मतलब कि चाहे वो एमएसएमई सेक्टर हो या फिर कोई भी हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, वहां पर हम डिजिटल इंडिया फाइनेंशियली इंक्लूसिविटी को यहाँ पर अचीव कर सकें. ओके, तो बिल्डिंग कंसेंसस की टू अचीविंग दिस गोल सेज मोदी एट G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर मीट ही लाउड डिजिटल इंडिया फॉर फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी. तो अभी हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे थे कि हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, एक सिक्योरिटी भी चाहिए, है ना. क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी के साथ साथ आपका क्या रहा है, साइबर क्राइम जैसे भी जो केसेस हैं, सिक्योरिटी का सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर रेज होता है. तो इसी के चलते यहाँ पर बात की जा रही है कि डिजिटल इकोनॉमी में हमें एक सिक्योर डिजिटल इकोनॉमी की जरूरत है. इसी को हम क्या कर रहे हैं, सीख कर रहे हैं. ओके, आई होप आपको ये यहाँ पर क्लियर होगा. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर 9 सोल्जर्स डाइड एज अ व्हीकल फॉल्स इनटू अ जॉर्ज इन लद्दाख. अब आप सभी यहाँ पर ये पिक्चर देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर ये पिक्चर दिख रही होगी. तो एक्चुअली यहाँ पर हुआ ये है, ये न्यूज़ यहाँ पर मतलब देखिए, इसमें कुछ ऐसा कुछ पर्सनल खास नहीं है जो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आता हो, बस आपके लिए यहाँ पर छोटी सी न्यूज़ आ जाती है. न्यूज़ ये है कि जो सोल्जर्स का एक व्हीकल था और वो स्लिप होता है और फॉल हो जाता है कहाँ, लद्दाख में, जॉर्ज में. जॉर्ज क्या होता है आप लोगों को यहाँ पे पता होगा. जिन लोगों को नहीं पता है और जिन लोगों को पता है तो पहले वो क्या करेंगे, कॉमेंट सेक्शन में व्हाट इज जॉर्ज इसका मतलब कि आंसर यहाँ पर करेंगे. ठीक है, तो न्यूज़ आप यहाँ पर देखेंगे, इसमें से हमारे जो 9 सोल्जर्स थे उनकी यहाँ पे जान जा चुकी है. तो ये बहुत ही दुखद घटना हमारे सामने अभी आई है. ठीक है, तो आप ये पिक्चर देख सकते हैं किस तरीके से व्हीकल्स यहाँ पर गिरता है जॉर्ज में. ठीक है, और यहाँ पर हमारे जो 9 सोल्जर्स हैं उनकी यहाँ पर जान जाती है. ओके, आई होप आपको ये यहाँ पर क्लियर होगा. अब चलिए हमारे कुछ और भी न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, उनको डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन. कल का हमारा क्वेश्चन क्या था, आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया गया था, द फॉर्मोसा स्ट्रीट ऑल्सो नोन एज ताइवान स्ट्रीट कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सीज. आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया था, हम किसकी बात कर रहे थे, फॉर्मोसा स्ट्रेट की. स्ट्रेट क्या होते हैं आप सभी को हमने बताया था कि कोई दो वाटर बॉडी हो, लार्ज वाटर बॉडी, उसको जब कोई चीज कनेक्ट कर रही है, ठीक है, तो मान लीजिए ये बड़ा सा सी है और ये दूसरा सी है, तो इसको कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे मान लीजिए कैसे कनेक्ट हो रहा है किसी पतली सी वाटर बॉडी से, तो उसे हम स्ट्रेट कहते हैं. ओके, हम जो हम फॉर्मोसा स्ट्रेट की बात कर रहे हैं इसे हम ताइवान स्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं. तो आप लोगों को ये बताना है कि जो ये ताइवान स्ट्रेट है वो कौन से दो सी को कनेक्ट करता है. ओके, आपको क्या बताना है इसमें से कि जो ताइवान स्ट्रेट है आपका कौन से दो आपके सीज है जिसको वो आपस में कनेक्ट करता है. आपके पास ऑप्शन क्या क्या थे. First option was East China Sea with South China Sea, Yellow Sea with Sea of Japan, Sea of Okhotsk with Sea of Japan, South China Sea with Pacific Ocean. ओके, तो जिन लोगों ने कल इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर पहले आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करेंगे. जिन लोगों ने किया है वो लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर रिपीट करके फिर से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. मतलब सभी को यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर करना है कमेंट सेक्शन में. ओके, अब देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है. अगर आपने थोड़ा बहुत भी मैप देखा होगा तो आप क्लियरली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं. अब आप इस मैप को देखेंगे आपको यहाँ पर क्लियर होगा, ये है हमारा ईस्ट चाइना सी और ये आपको दिख रहा है क्या, ताइवान स्ट्रेट. तो ईस्ट चाइना सी इस साइड है और यहाँ पर फिर आपका आता है क्या, साउथ चाइना सी. तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फिलिपीन सी तो आपका इस साइड है ना. तो ये है हमारा ईस्ट चाइना सी और ये है हमारा साउथ चाइना सी. इसको यहाँ पर कौन कनेक्ट कर रहा है, ये हमारा ताइवान स्ट्रेट. तो इसका आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, ईस्ट चाइना सी विद साउथ चाइना सी. तो राइट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन ए. ओके, आई होप यहाँ पे सभी के आंसर सही होंगे.
अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन है और आपको ये बताना है वेदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट। ओके, नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग लद्दाख प्लेटू इज सिचुएटेड बिटवीन काराकोरम एंड हिमालय माउंटेन रेंजेस। पहली स्टेटमेंट आपकी ये कहती है कि लद्दाख प्लेटू है आपका। ओके, नाउ लद्दाख प्लेटू कहाँ आपका सिचुएटेड है, कहाँ पर है? काराकोरम और जो हिमालय माउंटेन रेंजेस है उनके बीच में। आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है? काराकोरम और हिमालय माउंटेन रेंजेस के बीच में आपका लद्दाख प्लेटू पड़ता है। तो आपको ये बताना है वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। Now next statement is saying Tibet plateau is situated between Kulan and Himalaya mountain ranges। हमारा सेकेंड स्टेटमेंट ये कहता है, हम तिब्बत प्लाटू की बात करते हैं। तिब्बतन प्लाटू कहाँ है आपका? कुलन एंड हिमालय माउंटेन रेंजेस के बीच में यहाँ पर ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्मेनिया प्लाटू की। तो अर्मेनिया प्लाटू इज बॉर्डर्ड बाय कैस्पियन एंड द ब्लैक सी। हम यहाँ पे अर्मेनियन प्लाटू की बात कर रहे हैं कि इसका जो अर्मेनियन प्लाटू है उसका जो बॉर्डर है वो कैस्पियन और ब्लैक सी से लगता है। तो आपको ये बताना है इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। आपके पास ऑप्शन भी है 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। ओके, सो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कल दिया जाएगा। ये आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क है यहाँ पर। तो जितने लोग भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। नाउ हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके पास यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं एंड यू हैव टू टेल वेदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट। ओके, नाउ ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? पहली स्टेटमेंट है सेंट फ्रांसिस जेवियर वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द जेसुइट ऑर्डर। तो इसमें ये कहा जा रहा है, हम किसकी बात कर रहे हैं? सेंट फ्रांसिस जेवियर की। ये वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर थे, किसके? वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ जेसुइट ऑर्डर की। सेकेंड स्टेटमेंट हमारी क्या कहती है? सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड अ चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम देयर। यहाँ पे जो सेंट फ्रांसिस जेवियर थे वो गोवा में उनकी डेथ हुई थी और उन्हीं के नाम पर एक जो चर्च है वो डेडिकेट यहाँ पर किया गया था। ओके, थर्ड स्टेटमेंट क्या है? द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो सेंट फ्रांसिस जेवियर थे तो गोवा में हर साल उनका एक फीस्ट जो होता है, एक मतलब कि त्योहार के रूप में उनको क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसमें से कौन से ऑप्शन आपकी करेक्ट है, मतलब कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट? यू हैव टू टेल इन कमेंट सेक्शन। ओके, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। नाउ अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है रैप्टर्स मेक पावर टावर देयर होम। यहाँ पे रैप्टर्स की बात की जा रही है। आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही होगी रैप्टर्स की। तो यहाँ से ये मिला है, इसको हम व्हाइट बेलेट सी ईगल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? व्हाइट बेलेट सी ईगल्स के नाम से जाते हैं। ये अपनी नेस्टिंग कहाँ कर रहे हैं? नेस्टिंग मतलब जो अंडे देना होता है ना। तो नेस्टिंग कहाँ कर रही है? ये जो बड़े बड़े पावर लाइंस होती हैं, आप देखते होंगे जो सी एरिया होता है और उसके आसपास बहुत बड़ी बड़ी पावर लाइंस होती हैं। तो पावर लाइंस की जो एकदम हाइटेड पावर लाइंस हैं तो वहां पर वो क्या कर रहे हैं? अपना घोंसला बना रहे हैं, नेस्ट बना रहे हैं और वहीं पर वो नेस्टिंग कर रही हैं। एक तरीके से देखें तो वो एरिया उनके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होता है। क्यों सुटेबल होता है? क्योंकि ये जो पावर लाइंस होती हैं, जो सी एरिया आपका होता है, फॉर एग्जाम्पल ये है आपका सी, ये सी एरिया है, यहां से 2 किलोमीटर की आप रेंज पर जाएंगे तो आपको पावर लाइंस मिलेंगे और यहीं से वो क्या करते हैं? वहां पर बैठते हैं और नेस्टिंग करते हैं। उनकी मेन स्ट्रेटेजी ये होती है कि जो मैराइन एरिया है उसको वो पूरा स्कैन कर सकते हैं। वहां से बैठकर वो क्या करते हैं? जो पूरा मैराइन मतलब सी वाला एरिया है, समुद्र का जो पूरा एरिया है, उसको वहां पर वो स्कैन करते हैं ताकि वो उनके लिए सुटेबली मतलब अच्छे से वहां पर उनको फूड मिल जाए। ओके, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अब यहाँ पर इनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। क्या है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपके लिए प्रीलिम्स का आपका एक फैक्ट निकल कर आ जाता है, क्योंकि इसके बारे में हम अगर हम बात करें ईगल्स के बारे में, ये 2 बार आ चुका है। ठीक है, इससे पहले एक बार और आया था, हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था व्हाइट बेलेट सी ईगल्स के बारे में। ये संडे की न्यूज़पेपर में ही हमें देखने को मिला था। हम किसकी बात कर रहे हैं? व्हाइट बेलेट सी ईगल की। इसको हम हेलिएट्यूस एंड ल्यूकोगैस्टर के नाम से भी जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम ये है। तो आपको यहाँ पर इनके साइंटिफिक नेम भी याद रखने, क्योंकि आजकल आप सभी को पता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपको कहाँ मिलता है? ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? एसिपी ट्रेड।
ओके, इट हैज़ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ऑन द सी कोस्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम मुंबई टू द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ बांग्लादेश। तो ये मेनली कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है आपको देखने को मिलेगा, मेनली इंडिया की जो कोस्ट है ना, जो हमारे ईस्टर्न कोस्ट है मुंबई में आपको बांग्ला और मुंबई के जो कोस्ट है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ बांग्लादेश वहाँ पे भी आपको मिलता है। श्रीलंका इन सदर्न एशिया थ्रू ऑल कोस्ट सदर्न साउथ ईस्टर्न एशिया सदर्न चाइना टू ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर हमें मेनली आपको जो जितने भी सी कोस्ट है वहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, हम बात करते हैं किसकी, रेड लिस्ट की। हमारी जो IUCN की रेड लिस्ट है इसमें ये लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आते हैं, तो आपको ये इनकी जो कैटेगरी है उसको भी यहाँ पर याद रखना है। ओके, आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारी नेक्स्ट न्यूज है अफ्रीकन स्वाइन फ्लू पिग्स टू बी किल्ड इन 2 फार्म्स इन कन्नौर। यहाँ पर बात आ रही है कि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू इंडिया में आ चुका है। कहाँ आ चुका है, इंडिया में, स्पेशली यहाँ पे केरल में। ये अफ्रीकन स्वाइन फ्लू किसको यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है, स्पेशली जो पिग्स हैं आपके, है ना, ये पिग्स आप पिक्चर देख सकते हैं। तो इन पिग्स को क्या कर रहा है, ये इम्पैक्ट कर रहा है, जिसके कारण अब तक हमने देखा कि 13 पिग्स की क्या हो चुकी है, जान जा चुकी है, और ये बहुत तेजी से अब क्या हो रहा है, फैल रहा है। इसी के चलते वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ एसएन, उन्होंने ये कहा है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से, उन्हें ऑर्डर दिया है कि हमें आप पहले उन फार्म्स का पता करिए, जो भी फार्म्स के ऑनर है, पिग्स फार्म के ऑनर्स हैं, उनसे यहाँ पर रिपोर्ट मांगिए, पूरी रिपोर्ट प्रिपेयर करिए और ये कंफर्म करिए कि यहाँ पर कितने पिग्स जो हैं आपके अफ्रीकन स्वाइन फीवर से यहाँ पर मतलब कि वो इन्फेक्टेड हैं। ओके, और वहां पर उनकी मास किलिंग की बात की जा रही कि हम क्या करेंगे, उनकी मास किलिंग यहाँ पर करेंगे। तो 1 किलोमीटर एरिया अराउंड द फार्म डिक्लेयर्ड इन्फेक्टेड। यहाँ पर अभी तक 1 किलोमीटर का जो एरिया है और 10 किलोमीटर का जो एरिया है उसको सर्विलेंस जोन में डाल दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एन एरिया ऑफ 1 किलोमीटर अराउंड द पिग फार्म वेयर द इन्फेक्शन हैड बीन डिटेक्टेड। जहां पर इन्फेक्शन को पहला डिटेक्ट किया गया उसके आसपास का 1 किलोमीटर एरिया देखा तो हमें वहां पर थोड़ा बहुत कुछ और केसेस पे मिले। उसके बाद जो 10 किलोमीटर तक का जो एरिया उसको सर्विलेंस जोन में डाल दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ पॉर्क इन द एरिया एंड इट्स ट्रांसपोर्टेशन टू द अदर प्लेसेस हैव बीन बैंड। इसी के चलते यहाँ पर उस एरिया में जिसमें हमें यहाँ पर अफ्रीकन स्वाइन फ्लू मिला है, तो उस एरिया का जो पॉर्क है, मतलब कि जो पिग का मीट होता है उसको हम पॉर्क कहते हैं, तो वहां पर उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, उसका जो सेल है उस पर यहाँ पर रोक लगा दी गई है, बैन लगा दी गई है। कलेक्टर एंड द चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑल्सो आस्क्ड द लोकल अथॉरिटीज टू सबमिट एन अर्जेंट रिपोर्ट to confirm whether the pigs from the affected farm were transported to other farm in the last 2 months। यहाँ पर ये भी पूछा गया है लोकल कम्युनिटी से कि आपने किसी पिग को यहाँ पे ट्रांसलोकेट तो नहीं किया है दूसरे फार्म में, अगर किया है तो आप इसकी रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट करिए। ओके, यहाँ पे कितने पिग्स अफेक्टेड है उनकी फिर एक तरीके से यहाँ पे की जा रही कि इनकी मास किलिंग की जाएगी और जो भी इसका कंपनसेशन होगा वो उनके जो ऑथर है मतलब कि मास्टर है उनको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे ये क्लियर हो रहा होगा। अभी आप देखें तो उससे पहले हमारा क्या आता है, कोविड आता है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कोविड के बाद फिर से आपका यहाँ पे फ्लू आता है। अब उसके बाद हम देख रहे हैं फिर से आपका क्या होता है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या आ जाता है, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू आ रहा है। इसके कारण इससे बचने के लिए हमें यहाँ पर जल्द से जल्द कुछ ना प्रिकॉशंस लेने होंगे। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है रशियाज लूना 25 स्पेसक्राफ्ट सफर टेक्निकल ग्लिच सेज स्पेस एजेंसी। यहाँ पर जो रशियन स्पेस क्राफ्ट एजेंसी है उन्होंने ये कहा कि रशिया का जो लूना स्पेस क्राफ्ट है, लूना स्पेस क्राफ्ट क्या है आपका, अगर इसकी हम बात करते हैं जैसे कि हमारा चंद्रयान 3 मिशन है, उसी तरीके से लूना 25 आपका किसका मिशन है, ये आपका रशिया का मिशन है। ठीक है, चंद्रयान 3 की और लूना 25 की जो लैंडिंग थी वो 23 अगस्त को ही, मतलब सेम डेट पर यहाँ पर उनकी लैंडिंग कहाँ होनी थी, मून के साउथ पोल में होनी थी। ओके, तो इसी के चलते अभी हम यहाँ पर ये देखने को मिला, ये अभी न्यूज आई है कि उन्होंने स्पेस एजेंसी ने ये कहा कि जो लूना का 25 स्पेस क्राफ्ट है उसमें थोड़ा कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है। क्या आ रहा है, कुछ एबनॉर्मल सिचुएशन हमें समझ में आई है और टेक्निकल ग्लिच यहाँ पर हमें समझ में आया। अब फर्दर देखते हैं इसमें क्या चीजें निकल कर आती हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आज का, वार्मिंग इंड्यूस्ड ग्लेशियर रिट्रीट कुड क्रिएट नोवल इकोसिस्टम। अब इसमें वही बात की गई है, सबसे बड़ी बात यह है क्लाइमेट चेंज की बात की जा रही, किसकी, क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज हो रहा मतलब कि आपका कार्बन का एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कार्बन का एमिशन ज़्यादा हो रहा है, इससे आपका ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ रहा है। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो यहाँ पर मेल्ट हो रहे हैं।
क्या हो रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि अगर 2050 तक हमने यहाँ पे नेट जीरो एमिशन को, ये जो हमारा टारगेट है उसको अचीव नहीं किया, तो जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो यहाँ पर क्या होंगे, आपके मेल्ट हो जाएंगे। 2070 तक आपका जो 100% जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट यहाँ पर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, अगर हमने यहाँ पर कार्बन को, जो कार्बन का एमिशन है उसको कम नहीं किया। तो इस पूरे आर्टिकल में ऐसा कुछ भी हमें यहाँ पर नहीं बताया गया, सिर्फ इसमें यही कहा गया है कि हम ग्रीनलैंड की बात करते हैं। ओके, यहाँ पे जो हमारा अंटार्कटिक और ग्रीनलैंड यहाँ पे जो ग्लेशियर्स कवर है उसकी शीट, अगर हमने कार्बन का एमिशन कम नहीं किया तो अप्रॉक्सीमेटली अभी 2010 तक, मतलब 2100 तक, यहाँ पर ये सेंचुरी आते आते तक जो ग्लेशियर एरिया है पूरी तरीके से हम उसको क्या कर देंगे, लॉस्ट कर देंगे। इसलिए हमें यहाँ पर जो हमारा टारगेट है नेट जीरो का उसको अचीव करना ही करना होगा। इसके साथ साथ जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है, हमारी इकोलॉजी है, उस पर पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये कहा जा रहा है कि अगर अंटार्कटिक और ग्रीनलैंड आइस शीट यहाँ पर क्या होती है, मेल्ट होती हैं, तो जितना बड़ा आपका नेपाल है ना, ओके, जितना बड़ा हमारा नेपाल है और फिनलैंड है, तो इतने स्क्वायर किलोमीटर का जो आपका सी है वो यहाँ पर नया, मतलब कि आपका नया ओशन आपको नजर आता हुआ मतलब दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि सिचुएशन यहाँ पे कितनी ज़्यादा खराब हो रही है। यहाँ पर हमें क्लाइमेट चेंज के इरिवर्सिबल इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं और मिलेंगे ही। इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ पे तुरंत, यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं है कि हमें बड़े लेवल पर एक्शन करने होंगे, हम छोटे छोटे लेवल पर भी क्या कर सकते हैं, हम इनिशिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पर आप मिलकर भी छोटे छोटे एक्शन लेकर यहाँ पर क्लाइमेट चेंज में ये जो हमारी मुहिम है इसमें हम यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारे पास छोटे छोटे स्नैपशॉट्स हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो जो पहला हमारा स्नैपशॉट है ये क्या कहता है, वोल्फ-रेड स्टार इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस मैग्नेटार। मैग्नेटार क्या होता है पहले आपको ये समझना होगा। मैग्नेटार क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, और ये हमें कहाँ देखने को मिल रही है, यूनिवर्स में देखने को मिल रही है, इसलिए ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे ऑब्जर्वर्स एंड स्टीलर्स इवोल्यूशन मॉडल्स ऑफ अ हॉट हीलियम रिच वोल्फ-राइट स्टार। ये आपका एक स्टार है, जैसे हमारा सन एक स्टार है, सन क्या है आपका एक स्टार है, उसी तरीके से आपको एक स्टार का नाम यहाँ पर पता होना चाहिए। क्या नाम है इसका, वोल्फ-रेट स्टार। ठीक है, इसमें हीलियम रिच ये पूरा है। ये क्या इंडिकेट करता है, ये प्रोड्यूस करता है मैग्नेटार व्हेन इट एक्सप्लोड्स एज अ सुपरनोवा अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी। ये जब एक्सप्लोड होता है ये स्टार, मतलब जब आपका एक तरीके से एक्सप्लोड होता है, उसमें ब्लास्ट होता है, तो ये क्या करता है, मैग्नेटार को प्रोड्यूस करता है। मतलब एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है, मैग्नेट जैसा कुछ पार्टिकल यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो बस हमको यही याद रखना है कि द मैग्नेटार इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार। मैग्नेटार क्या होता है, फिर जब ये एक्सप्लोड हुआ आपका वोल्फ, आप ऐसे समझिए वोल्फ-राइट, ये आपका एक स्टार है, ये एक्सप्लोड हुआ, बूम, यहाँ पर इसका बूम होता है, ये एक्सप्लोड हुआ, इससे क्या निकल कर आता है, मैग्नेट स्टार। जैसे मैग्नेट स्टार, आपने मैग्नेट स्टार को एक साथ यहाँ पर मिला दिया। मैग्नेट स्टार क्या है, एक पावरफुल, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलती है। ये एक टाइप का न्यूट्रॉन स्टार है, इसको हम एक टाइप का क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। इसमें बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रॉन स्टार फॉर्म्स द सुपरनोवा दैट अकर्स व्हेन द कोर ऑफ मैसिव स्टार कोलैप्स। यहाँ पर क्या होता है, जब ये न्यूट्रॉन स्टार यहाँ पे कोलैप्स होता है, आपका टूटता है, ब्लास्ट होता है, एक्सप्लोड होता है, तो इसके अंदर क्या होती है, इसका जो कोर होता है उसमें एक मैसिव हमें पावर जनरेट होती हुई नजर आती है, जिसके कारण हम ये कहते हैं कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पर बनती है। ओके, आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, बैक्टीरिया रीशेपिंग स्पीड्स हाइड्रोकार्बन ब्रेकडाउन। यहाँ पर हमें एक बैक्टीरिया का नाम है, इसको हम ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम क्या है, एल्किनोबोरेक्स ब्रोकन्यूमेंसिस बैक्टीरिया है। ये क्या कंज्यूम करते हैं, आपके जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो हाइड्रोकार्बन्स आर द मेन सोर्स ऑफ देयर एनर्जी, है ना। ये सर्वाइव करने का इनका जो मेन सोर्स है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो ये जो ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया, इसको हम ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, फायर्स लिंक्ड इन मेगाफोनल एक्सटेंशन इन ला ब्रिया। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, प्लेस्टोसीन मेगाफॉल की। प्लेस्टोसीन मेगाफॉल क्या है, ये यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। प्लेस्टोसीन की अगर हम बात करते हैं, प्लेस्टोसीन की, एक तरीके से ये एरा है, एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं टाइम पीरियड था, जिसमें यहाँ पर जो एनिमल्स थे आपके वो बहुत बड़े बड़े होते थे, मतलब कि बहुत ही ह्यूज होते थे, बहुत बड़े बड़े होते थे। किस तरीके से होते थे आपको मैं यहाँ पर दिखाती हूँ। आप ये एलिफेंट्स देख सकते हैं, ये कितने ज़्यादा यहाँ पर ह्यूज हैं, और ये जो एरिया था ना वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता था।
ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ का जो एरिया होता था ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोल्ड होता था, बर्फीला होता था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने ह्यूज एनिमल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये आप यहाँ पर देखेंगे। इवन सिर्फ यहाँ पे एलिफेंट्स की बात नहीं की जा रही है, एलिफेंट्स के अलावा यहाँ पर जो कैमल्स है, अमेरिकन लॉयन यहाँ पे बात करते हैं, एंशिएंट बाइसन की बात करते हैं, हैगरमैन की बात करते हैं, यहाँ पे साइबर टूथ कैट की यहाँ पर बात करते हैं। तो आप यहाँ पे एनिमल्स को देख सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा ह्यूज हैं। ओके, इसलिए यहाँ पर देखिए इसका जो नाम है, नाम से ही आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, मेगाफोनल। क्या है यहाँ पर? मेगाफोनल। तो यहाँ पर जो हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लेस्टोसिन। प्लेस्टोसिन क्या है? एक टाइम पीरियड है, एज है। तो आप यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं कि प्लेस्टोसिन मेगाफोना इज अ सेट ऑफ लार्ज एनिमल्स, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर क्या है, एक सेट ऑफ लार्ज एनिमल्स दैट लिव्ड ऑन अर्थ ड्यूरिंग द प्लेस्टोसीन इपोच। तो यहाँ पे प्लेस्टोसीन एक टाइम पीरियड था जब उस टाइम पर ये क्या करते थे, हमारे अर्थ में यहाँ पर रहते थे। मोस्ट प्लेस्टोसीन मेगाफोन आउटसाइडेड ऑफ अफ्रीका बिकेम एक्सटिंक्ट ड्यूरिंग द क्वाटरनरी एक्सटिंक्शन इवेंट ड्यूरिंग द लेट प्लेस्टोसीन रिजल्टिंग इन सब्सटेंशियल चेंज टू इकोसिस्टम ग्लोबली। यहाँ पर हमारी कुछ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, और भी इकोसिस्टम में यहाँ पर हमारा ग्लोबली कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसके कारण हमें ये जो जितने भी एनिमल्स थे वो यहाँ पर एक्सटिंक्ट होते हुए नजर आते हैं। तो देखिए, द रोल ऑफ ह्यूमंस इन कॉजिंग प्लेस्टोसीन मेगाफोनल एक्सटिंक्शन इज कंट्रोवर्शियल। अब यहाँ पे ये आ रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटी एक तरीके से रोल प्ले कर रही है, मतलब उनका भी रोल है इनके एक्सटेंशन में। अब इसमें थोड़ा सा एक कंट्रोवर्सी है कि मतलब कि ह्यूमन ने यहाँ पे कॉज किया है या नहीं किया है। आप इसमें देख सकते हैं द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ मेगाफोना। यहाँ पे मेगाफोना की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो क्या है, दो अ कॉमन डेफिनेशन आर एट एनी एनिमल विथ एन एडल्ट बॉडी वेट ऑफ ओवर 45 kg। तो यहाँ पर एक एडल्ट बॉडी हो, कोई एक एडल्ट एनिमल बॉडी है, उसका जो वेट है वो कितना होना चाहिए, 45 kg से भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो वो किसके अंडर आता है, मेगाफोना की कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि प्लेस्टोसीन मेगाफोना एक्सटेंशन जो सदर्न कैलिफोर्निया है वहाँ से एक्सटेंट हो चुका है। इसका मेन रीज़न क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे कुछ फायर्स हुई थी इकोसिस्टम में, इंक्रीजिंगली यहाँ पे वल्नरेबल क्लाइमेट चेंजेस होने वाले थे, एंड ह्यूमन इम्पैक्ट्स के कारण, ह्यूमन का भी कहीं ना कहीं इसमें इम्पैक्ट है, जिसके कारण ये जो एनिमल्स है वो एक्सटेंट हो चुके हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की हम बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अ ट्रायल टू टेस्ट अ न्यू पाथ फॉर प्रिवेंटिंग अल्जाइमर्स। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ट्रायल है आपका, जिसमें हम क्या कर सकें, जो अल्जाइमर है आपका उसको प्रिवेंट कर सकें। अल्जाइमर क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि व्हाट इज अल्जाइमर। अल्जाइमर आपकी होती है कि आपकी जो सोचने समझने की कैपेसिटी होती है, आप किसी भी चीज़ को यहाँ पे याद नहीं रख पाते, आपकी जो कॉग्निटिव स्किल होती हैं, है ना, कॉग्निटिव यहाँ पे जो फंक्शन होता है वो अच्छे से यहाँ पर काम नहीं करता, उसे हम अल्जाइमर कहते हैं। इतना आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ पे वेरियस टेस्ट हो रहे हैं, न्यू यहाँ पे ट्रायल्स किए जा रहे हैं, क्योंकि इसका तो डायग्नोसिस तो हमें पता है, बट इसका कोई भी ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है कि हम इसको क्या कर सके, ट्रीट कर सके, है ना, इसका यहाँ पर ट्रीटमेंट, इसका इलाज यहाँ पर कर सकें इस डिसीज का। तो देयर इज नो प्रॉब्लम पोज टू ब्रेन फंक्शनिंग एज लॉन्ग एज द ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स आर बैलेंस बाय एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स। अब यहाँ पर ट्रायल किया जा रहा है। अब यहाँ पर ट्रायल में देखेंगे किसकी बात कर रहे हैं हम, डोनामैब, द 2 अप्रूव्ड ड्रग्स। यहाँ पे आपकी 2 अप्रूव्ड ड्रग्स हैं, जिसको यहाँ पे बताया जा रहा है, लेकानेम एंड एड्यूकेनाम आर मोनोकोनल एंटीबॉडीज विच न्यूट्रलाइज द बिल्डअप ऑफ एमिलॉइड प्रोटीन इन द ब्रेन। अब देखिए, ये सब आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको इसको समझने से पहले अल्जाइमर क्या है उसके बारे में समझना होगा, ये कैसे कॉज होता है पहले इसको समझना होगा। उसके बाद ये जो आर्टिकल में जो भी ड्रग्स के बारे में डिस्कस किया गया है ना, हम जो भी ड्रग्स के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ओके, तो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज अल्जाइमर। अल्जाइमर क्या है, आपकी एक डिसीज है, प्रोग्रेसिव, यहाँ पे जो हमारे न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर के कारण होता है, जो हमारे ब्रेन को क्या करता है, डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इससे जो हमारी मेमोरी लॉस होती है, धीरे धीरे आपको यहाँ पे क्या होती है, आपकी जो मेमोरी होती है यहाँ पर लॉस होने लगती है, आपका जो कॉग्निटिव डिक्लाइन होने लगता है, आपका बिहेवियरल चेंजेस होने लगते हैं। यहाँ पर हम कोई वर्ड्स बोलते हैं तो उसमें हमें वर्ड्स बोलने में, लिखने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, हम किसी चीज़ को जज नहीं कर पाते हैं, हमारे मूड और पर्सनैलिटी में यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं, कन्फ्यूज़न होता है टाइम के साथ, प्लेस के साथ, पीपल्स के साथ। तो ये आपका यहाँ पर अल्जाइमर होता है।
ठीक है, ये मोस्ट कॉमन कॉज है ये डेमेंशिया का। हमने यहाँ पे डेमेंशिया के बारे में आई होप आपने पढ़ा होगा। तो डेमेंशिया के जो केसेस है 60 to 80% है। वन ऑफ द पार्ट डेमेंशिया का जो पार्ट है वो क्या है, एल्जाइमर है आपका। कॉजेज क्या है इसके, रिस्क फैक्टर क्या है, और कॉजेज की बात करते हैं तो सबसे बड़ा आपका जो कॉज जो रिस्क फैक्टर आ जाता है वो एज आता है। नेक्स्ट आता है इसमें एमीलॉइड प्रोटीन, ये सबसे बड़ा रिस्क है। इसमें क्या है, अल्जाइमर डिसीज इज थ्रू टू बी कॉज्ड बाय अ एबनॉर्मल buildup of amyloid beta and tau proteins in and around brain cells। इसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन सेल्स है उसके आसपास आपका यहाँ पर एमिलॉइड जो प्रोटीन है वो बिल्डअप होने लगता है। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है और इसी से हमें मतलब कि हम इसका जो बिल्डअप है उसको कैसे रोकें, इसीलिए आपके यहाँ पे वेरियस ड्रग्स लाए जा रहे हैं जिससे के थ्रू हम क्या कर सके, इसका जो बिल्डअप है उसको रोक सके इस प्रोटीन का। ओके, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, एमिलॉइड बेटा प्रोटीन clumps together to form a plaque between the nerve cells। अब ये क्या करता है, ये जो प्रोटीन हमारे लिए इतना ज्यादा नुकसानदायक क्यों है, ये प्रोटीन हमारे लिए इतना नुकसानदायक इसलिए है क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं किसकी, एमिलॉइड बेटा प्रोटीन की, ये एक साथ आता है, क्लम्प्स हो जाता है और जो हमारी नर्व सेल्स होती है, ब्रेन की जो हमारी नर्व सेल्स होती है वहां पे प्लेक को बनाता है, मतलब एक तरीके से थक्का बनाता है, आप ऐसा कह सकते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं, मतलब जो नर्व्स होती हैं उसमें टैंगल्ड हो जाते हैं और ट्विस्टेड हो जाती हैं, न्यूरॉन्स हमारी यहाँ पर कैसे होती है, ट्विस्ट हो जाती हैं। इसके कारण हमें इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। हमारे कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर हैं जिसके कारण हमें अल्जाइमर होता है, जैसे कि हम कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, डायबिटीज है, ओबेसिटी है, स्मोकिंग है ना। तो इन कारणों से भी क्या होता है, आपका अल्जाइमर यहाँ पर कॉज होता है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अब इसको हम डायग्नोसिस कैसे कर पाते हैं, हमें कैसे पता चल पाता है, हम यहाँ पे हमें जो पर्सन है पर्टिकुलर उसको हम थोड़ा सा एक्सेस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन से हमें ये समझ में आता है कि उनकी जो मेमोरी एक्सेस है वो कम हो रही है, उनकी थिंकिंग में प्रॉब्लम हो रही है, उनकी जो एबिलिटी है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, कमी देखने को मिल रही है। तो इन बेसिस पर हम क्या करते हैं, उसको डायग्नोस्ट कर पाते हैं। अभी तक इसका कोई भी क्योर नहीं निकला है, ठीक है। अगर हम प्रेवलेंस की बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड यहाँ पर 55 मिलियन जो इंडिविजुअल्स हैं वो इस कंडीशन से यहाँ पे सफर कर रहे हैं। इंडिया की बात करते हैं तो एज इंडियाज पॉपुलेशन एज द नंबर ऑफ पीपल विद डेमेंशिया एंड अल्जाइमर्स इज सेट टू राइज टू 7.6 मिलियन बाय 2030। यहाँ पर 2030 तक इंडिया में 7.6 मिलियन हमारे पास अल्जाइमर और डेमेंशिया के जो पेशेंट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। ओके, अब हम किसकी बात कर रहे थे, उन दो ड्रग्स की जिसके बारे में यहाँ पे आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो पहला ड्रग है हमारा कौन सा, डोनेमैब यहाँ पे ये एक एंटीबॉडी है, किससे बिलोंग कर रहा है, आपकी एक एंटीबॉडी क्लास से यहाँ पे वो कर रहा है। ये डायरेक्टली किसको टारगेट करता है, हमारा एमिलॉइड बेटा। ये जो प्रोटीन जहाँ पे जो हमारे ब्रेन के आसपास बन रहा है, ये आपका मान लीजिए ब्रेन है, इसके पास ये प्रोटीन यहाँ पर बिल्डअप हो रहे हैं, तो ये डायरेक्ट इसको टारगेट करता है ताकि ये प्रोटीन यहाँ पे बिल्डअप ना हो। अगर ये प्रोटीन यहाँ पे बिल्डअप नहीं होगा तो इससे क्या होगा, जो प्लेग है उसको हम इजिली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा प्रोग्रेशन है। उसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं, नेक्स्ट है हमारा लेकानेब। ये किस बिलोंग से करता है, ये मोनोकोलन एंटीबॉडीज है आपकी। दीज एंटीबॉडीज मेडिएट ड्रग ऑल्सो टारगेट बेटा एमिलॉइड एंड डिस्टर्ब सेल फंक्शन। ये भी, इसका भी काम क्या है, सेम ही है कि जो एंटीबॉडीज यहाँ मतलब कि आपका जो ये प्रोटीन बन रहा है बेटा एमिलॉइड जो प्रोटीन यहाँ पे है उसको यहाँ पर ये टारगेट करता है। बट इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हमें देखने को मिलता है। साइड इफेक्ट्स क्या है, both donanemab and lecanemab high risk of side effects including amyloid related imaging abnormalities such as brain swelling and bleeding। इसके कारण क्या हो सकता है, हमारी जो ब्रेन है उसमें स्वेलिंग भी हो सकती है और ब्लीडिंग भी हो सकती है। ट्रेजिकली 3 पेशेंट्स इन द किसकी बात की जा रही है यहाँ पे, ट्रेजिकली अगर हम बात करते हैं तो डोनानेमेब्स के कारण यहाँ पे ट्रायल के कारण अब तक 3 पेशेंट्स की जान जा चुकी है। तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। अब फर्दर हम देखते हैं कि क्या हम इसके लिए एक इफेक्टिव ड्रग्स को खोज पाते हैं या नहीं। तो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर अच्छे से क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है व्हाई ब्रिस्क समिट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। अब आप सभी को पता है जैसे कि G20 की यहाँ पे समिट होने वाली, उससे पहले आपकी यहाँ पर होगी ब्रिस्क की समिट। ठीक है, अब ब्रिस्क में कितने मेंबर्स हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहाँ पर हमने ब्रिस्क को कई बार डिस्कस किया है। अब इसकी समिट इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, इसका जो मेन आपका जो रीजन है
वो इसलिए है क्योंकि इसमें चाइना है और रशिया भी है, आप सभी को पता है चाइना है और रशिया है, ठीक है। उसके साथ साथ पहली बार मतलब आप देखेंगे जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, यहाँ पे एससीओ की समिट हुई थी, बट वो थोड़ी वर्चुअली हुई थी, वर्चुअली समिट हुई थी। और ये जो ब्रिक्स की समिट होने वाली है इसमें आप पहली बार देखेंगे जितने भी लीडर्स हैं वो एक साथ यहाँ पर मिलेंगे, ओके। इसलिए ये जो समिट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसमें ये भी बात की जा रही है, हम इसमें जो फूड स्टेबिलिटी है, फर्टिलाइजर्स, फूड एनर्जी सिक्योरिटी है, इसके बारे में बात किया जाएगा। साथ साथ अगर हम बात करते हैं इस मीटिंग में जितने भी लीडर्स हैं वो सारे यहाँ पर आएंगे। और इसमें कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट एजेंडाज हैं, यहाँ पर जो अफ्रीकन यूनियन है उनको भी यहाँ पर बात की जा रही है कि इस बार इस मीटिंग में इंक्लूड करेंगे। हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स प्लस डायलॉग की बात की जा रही है, किसकी, ब्रिक्स प्लस की डायलॉग की बात की जा रही है, जिसमें यहाँ पर जो अफ्रीकन यूनियन है उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। ये जो ब्रिक्स है इसका जो एम्बिट है उसको एक्सपेंड करने की बात की जा रही है, ओके। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो ब्रिक्स हैज प्रोड्यूसेस सम सिग्निफिकेंट आउटकम्स लाइक, अब ब्रिक्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे ब्रिक्स ने बहुत सिग्निफिकेंट आउटकम्स हमें देखने को मिलते हैं। हमने यहाँ पर खुद का न्यू डेवलपमेंट बैंक को क्या किया है, डेवलप किया है। कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट फॉर करेंसी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर वैकेंसी एंड अदर्स, इन सारी चीजों को यहाँ पर डिस्कस किया है। जैसा हमारा G7 यहाँ पे क्लब है उसी तरीके से आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं किसको, ब्रिक्स को, ठीक है। तो अब एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि जो वेस्ट है हमारा उसको काउंटर करने के लिए आपका क्या है, यहाँ पर ब्रिक्स है। हमारे जो बड़े बड़े यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स हैं, IMF की बात करते हैं, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, तो वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे यहाँ पे जो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे मेनली किसका बोलबाला आपका चलता है, वेस्ट का चलता है। इसलिए ब्रिक्स ने अपना खुद का न्यू डेवलपमेंट बैंक यहाँ पर बनाया, ठीक है। तो ये कुछ हमारे लिए यहाँ पर इनिशिएटिव, इफेक्टिव इनिशिएटिव यहाँ से निकल कर आते हैं। तो मोर देन 40 कंट्रीज हैव शोन एन इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग ब्रिक्स, यहाँ पर 40 से ज़्यादा जो कंट्रीज हैं उन्होंने क्या किया है, अपना इंटरेस्ट दिखाया है कि वो क्या करना चाहती है, जो आपका ब्रिक्स है उसको यहाँ पर ज्वाइन करना चाहती हैं। एंड लीस्ट 19 कंट्रीज हैव अप्लाइड फॉर्मली फॉर मेंबरशिप, और 19 कंट्रीज ने अब तक क्या कर चुका है, इसकी मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर चुका है। तो देखिए अब फर्दर देखते हैं यहाँ पर ब्रिक्स का एक्सपेंशन होता है या नहीं होता है। अब उसके बाद हमें ये देखना होगा क्योंकि ब्रिक्स की जो ये समिट है उसके 2 हफ्ते बाद ही आपकी G20 की भी समिट होगी, तो इसलिए यहाँ पर ये जो ब्रिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, ओके। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया है। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। देखिए न्यूज़ आर्टिकल्स हमारे यहीं पर ख़त्म होते हैं, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या था, आज का क्वेश्चन देखते हैं, ओके। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और आप लोगों को ये बताना है कि आपकी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट। पहली स्टेटमेंट की बात करते हैं, सेंट फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ जीसुइट ऑर्डर, तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन बी तो आपका एलिमिनेट हो जाता है। सेकेंड हम बात करते हैं किसकी, सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड द चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम देयर, ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका जो ऑप्शन ए है और ऑप्शन डी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है। अब आपके पास क्या बचता है, सिर्फ ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, 1 and 3 ओनली। अब इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। तो देखिए आपके जो सेंट फ्रांसिस थे वो कहाँ, इनकी डेथ कहाँ हुई थी, आइलैंड ऑफ सेंसियस। तो आपको ये याद रखना है, इनकी डेथ यहाँ पे गोवा में नहीं हुई थी, इनकी डेथ यहाँ पे सेंसियन में हुई थी। तो आपका यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, आपके 2 जो स्टेटमेंट है वो सही होते हैं, ओके। तो आई होप आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन क्लियर होगा। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई डाउट लगता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, ओके। नाउ वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।